हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शिक्षकपुर के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक होगा जो पहले हमने किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर बेसिक पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एनआई नेशनल इनकम पढ़ा, और आज हम उससे ही संबंधित एक टॉपिक लेके आए बैंकिंग सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो नेशनल इनकम से आते हैं ज़्यादा और बैंकिंग सिस्टम से आते हैं ज़्यादा। तो आज हम करने वाले हैं कौन सा टॉपिक हमारा, बैंकिंग सिस्टम करेंगे। कौन सा करेंगे? बैंकिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम होता क्या है? देखो, आज से 1500 साल पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो नदियों के आसपास रहते थे, उनके पास मनी कलेक्शन था ही नहीं, मतलब मनी को सेव कर नहीं सकते थे। कभी जमीन में गाड़ दिया, कभी कहीं रख दिया, मतलब उनकी मनी को कोई सेफ्टी नहीं थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब सिस्टम ऐसा होता गया, फिर बैंकिंग सिस्टम चालू किया गया। तो पहले तो लोग मतलब सिस्टम था ही नहीं, उसके बाद सिस्टम किया चालू किसका? बैंकिंग सिस्टम का। अब देखो बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, पहला काम क्या होता है बैंकिंग सिस्टम का? जो हमारी मनी होती है इसका कलेक्शन। क्या होता है इसका? कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? मनी होती है हमारी सेफ। मनी होती है हमारी सेफ। पहला काम हो गया मनी कलेक्शन करना, मतलब मनी को इकट्ठा करना किसका काम है? बैंकिंग सिस्टम का काम है। दूसरा काम क्या है? हेड। हेड मतलब इसका कौन होता है? हेड जो ऑपरेट करता है। क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑपरेट कौन करता है? कौन करता है ऑपरेट? सेंट्रल बैंक करेगा। सेंट्रल बैंक क्या करेगा अपना? ऑपरेट करेगा। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? देखो, जैसे भारत के अंदर हम बात करें सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो कौन सा है हमारा? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो हेड है ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई करता है। किसको करता है? बैंकिंग सिस्टम को करता है ऑपरेट। ठीक है। तो ये काम तो हमारा होगा बैंकिंग सिस्टम का। अब बैंकिंग सिस्टम होता क्या है? डेफिनेशन क्या होती है? मनी को कलेक्शन करना। सबसे पहला काम क्या है? मनी को कलेक्शन करना। मनी कलेक्शन मतलब मनी को सेव करना। अगर हमारा पैसा बैंक के अंदर पड़ा है तो हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है, ना उससे कोई खतरा है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम की रूल और रेगुलेशन होती हैं। क्या होती हैं? रूल और रेगुलेशंस होती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है। जैसे आपने 1 लाख रुपए जमा किए, तो ये तो है नहीं कि आपका पैसा घट जाएगा। आपका पैसा अगर आप 1 साल बाद निकालोगे तो पैसा कुछ फालतू होके ही निकलेगा। ये नहीं कि 1 लाख जमा किया और आपका पैसा घट के 90,000 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि बैंक सिस्टम ही ऐसा है। क्योंकि मनी यहाँ पे सेफ है, बिल्कुल सेफ से प्लस ही होके आती है हमेशा मनी। ठीक है। अब जो इसके फंक्शंस है देखो, पहले हम देखेंगे इसके सेक्टर। जो सेक्टर है देखो, बैंकिंग सिस्टम के सेक्टर। सेक्टर क्या होते हैं? जैसे मनी बैंक है। ठीक है। मनी बैंक है। मनी बैंक के अंदर 2 सेक्टर को हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला डिवाइड क्या होगा हमारा? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर एक होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड संगठित क्षेत्र, और एक होता है हमारा असंगठित क्षेत्र। देखो, जो हमारा संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो क्या होता है? इसके अंदर हम क्या बात करेंगे? इसके हम अंदर बात करेंगे किसकी? बैंकिंग सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? बैंकिंग सिस्टम की बात करें, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन है। क्या है? रूल एंड रेगुलेशन है। और जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसके अंदर क्या बात करेंगे? सेठ और शाहूकारों की। सेठ और शाहूकारों की, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जो भी सेठ है, जैसे मान लो आपने किसी सेठ को 1 लाख रुपए दे दिए, तो ये तो है नहीं कि आपका पैसा सेफ आपको मिल जाएगा। सेफ है या नहीं है ये कंफर्म नहीं कर सकते। पर जो बैंकिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं सारी। तो मनी बैंक होता है, उसको 2 सेक्टर में डिवाइड करेंगे। पहला ऑर्गेनाइज्ड होगा और दूसरा होगा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी?
इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा पहला बैंक था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था कौन सा था, पता है आपको? नहीं पता तो देखो 1770 के अंदर कौन सा बैंक आया था अपना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये अपने भारत का पहला बैंक था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 के अंदर ये बैंक स्टेबलाइज हुआ था। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड का पहला बैंक कौन सा था, फर्स्ट बैंक ऑफ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का हम कौन सा था, हमारा पहला बैंक कौन सा था, इसका बैंक था अपना कौन सा, मॉडर्न बैंक। मॉडर्न बैंक स्टेबलाइज कब हुआ था ये, 1609 के अंदर। कहां पे हुआ था, नीदरलैंड के अंदर। कहां पे हुआ था, नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड के अंदर सबसे पहले स्टेबलाइज हुआ था। ये 2 पॉइंट है हमारे स्टार्टिंग के हैं। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया 1770 के अंदर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्ल्ड का कौन सा था, मॉडर्न बैंक था, 1609 के अंदर, नीदरलैंड के अंदर ये स्टेबलाइज हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद जो अपना बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ था भारत के अंदर, पहले एक अपना कमेटी आई थी, कौन सी आई थी, देखो कमेटी देखो कौन सी आई थी, हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी आई थी, कब आई थी, 1926 को आई थी एक कमेटी आई। उसके बाद क्या आई, इन्वेस्टिगेशंस कमेटी आई थी। इन्वेस्टिगेशन कमेटी आई थी, ठीक है, ये दूसरी कमेटी थी। ये कब आई थी, हमारी 1931 को आई थी, ठीक है। इन 2 कमेटियों के आने के बाद क्या हुआ, जो हमारे इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम थी उसके अंदर एक सिस्टम आया, क्या आया था, उसके बाद अपना क्या हुआ, इन दोनों के आने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के आने के बाद 1934 को इन कमेटियों की सिफारिश के ऊपर 1934 को अपना आरबीआई एक्ट आया। क्या आया, आरबीआई एक्ट। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्ट आया था, ये क्या था अपना एक्ट, 1934 को आरबीआई एक्ट आया। और फिर 1935 को 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, आरबीआई स्टेबलाइज हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ स्टेबलाइज, 1 अप्रैल 1935 को ये हमारा स्टेबलाइज हुआ। अब देखो इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले कहां पे था, जब ये स्टेबलाइज हुआ तो उस टाइम पे कहां पे था हमारा इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता के अंदर था। कहां पे था, कोलकाता के अंदर, ठीक है, हेडक्वार्टर सबसे पहला इसका। उसके बाद 1937 को ये यहाँ से ट्रांसफर करके कहां पे लाया गया, मुंबई के अंदर, ठीक है। अब फिलहाल की बात करें तो आरबीआई का हमारा जो हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई के अंदर है। पहले कहां पे था, कोलकाता के अंदर था। उसके बाद 1937 को ये मुंबई में लाया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो फर्स्ट गवर्नर था, इसका फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था हमारा, कौन था, एसबोर्न स्मिथ। कौन था, एसबोर्न, कौन था अपना, एसबोर्न स्मिथ। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि आरबीआई का सबसे पहला गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई,
कौन था? एसबोर्न स्मिथ था। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर अपना जो इंडियन था, जो भारतीय गवर्नर कौन बना था आरबीआई का, उसका क्या नाम था अपना? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, गवर्नर नहीं आरबीआई का गवर्नर था, ठीक है। और जो पहला गवर्नर था वो था हमारा एसबोर्न स्मिथ था। जब हमारा स्टेबलाइज हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, एक्ट कौन सा था? 1934 एक्ट था, ठीक है। पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर था। और इस यहाँ से फिर ट्रांसफर करके 1937 कहाँ पे लाया गया? मुंबई के अंदर। अब फिलहाल करंट की बात करें तो कहाँ पे हेडक्वार्टर आरबीआई का? मुंबई के अंदर है, ठीक है। आरबीआई फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फिलहाल की बात करें तो फिलहाल कौन है हमारा गवर्नर? कौन है इसका? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास फिलहाल के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं ये याद रखना? 25वें नंबर के गवर्नर कौन बने हमारे? शक्तिकांत दास। तो ये थी आरबीआई के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आरबीआई की जो फंक्शन है, कौन से हैं फंक्शन? आरबीआई के फंक्शन, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है इसके, क्या क्या काम है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, क्या काम है इसका? पहला देखो, बैंकों का बैंक है, याद रखना। क्या है? बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, सेंट्रल बैंक अपना, केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तीसरा हमारी सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट का भी है, क्या है? ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है देखो, अगर जो हमारे कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक हैं, कौन से हैं? जो भी अपनी कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक हैं, ठीक है, जो छोटे बैंक हैं, ये क्या करेगा? उनकी अगर हेल्प करना चाहता है तो दो तरीके से कर सकता है। पहला तरीका कौन सा होगा अपना? देखो देखो, अगर उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर उनको एडवाइस चाहिए, कोई भी अगर एडवाइस मिलेगी तो कहां से मिलेगी उसको? आरबीआई से मिलेगी। कहां से मिलेगी? आरबीआई से मिलेगी। अगर कोई इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर कॉमर्शियल शेड्यूल जो बैंक है हमारे, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, छोटे छोटे बैंक जो भी हैं, उनको कहां से मिलेगी? आरबीआई से मिलेगी। और देखो क्या क्या काम है इसके, जो हमारी करेंसी है, जो भी करेंसी है उनको प्रिंटिंग करने का काम करता है। कौन करता है? करेंसी जो अपनी है प्रिंटिंग का काम करता है, ठीक है। और क्या काम है? और कितने तक का नोट छाप सकता है आरबीआई? कितने तक का छाप सकता है? 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है आरबीआई। मैक्सिमम कितना छाप सकता है? 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। कौन? हमारा आरबीआई। इसके बाद देखो, अगर सरकार हमारी जो गवर्नमेंट्स है उसको अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी एडवाइस चाहिए तो कौन देगा? आरबीआई देगा, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चाहिए तो कौन देगा? ये देगा। उसके बाद देखो,
कोई भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर हमारा कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी कमेटी होती है, तो वहाँ पे कौन जाएगा? अपना आरबीआई जाएगा। इंटरनेशनल लेवल की कोई भी कमेटी होती है, ठीक है, वहाँ पे कौन जाएगा? आरबीआई जाएगा। दूसरा, जो विदेशों से मुद्रा आती है, जो फॉरेन से जो मुद्रा आती है, ठीक है, जो फॉरेन मनी होती है, उनका भंडारण कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। उसका एक्सचेंज कौन करेगा? आरबीआई करेगा। उसके बाद जो इंटरनेशनल की जो अपनी इसकी जो कमेटी होती है, जो फाइनेंशियल जो कमेटी होती है, उसका कहाँ कौन जाएगा? वहां पे सिर्फ आरबीआई जा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे आरबीआई के फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट जो भी इसके हैं वो देखेंगे अब। आरबीआई के टूल्स, इसके हथियार क्या क्या हैं? देखो, आरबीआई के टूल्स, आरबीआई के टूल्स क्या क्या है इसके? देखो, एक बात और देखो पहले, जो आरबीआई की जो वर्क है, जो आरबीआई के वर्क है वो देखो दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो तुम्हारा क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, ठीक है। दो वर्क होते हैं आरबीआई के। पहला वर्क होता है हमारा क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है हमारा क्वालिटेटिव। इसके अंदर क्या करेगा? ये कुछ नैतिक कार्य करेगा, कोई भी सोशल वर्क करेगा जिससे पूरे सोशल का भला हो जाए, ठीक है। उसके अंदर करेगा गुणात्मक के। और इसके अंदर क्या क्या करेगा? मात्रात्मक के अंदर इसके अंदर जो बैंक रेट होती है, सारी जो भी रेट होती है बैंक की, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो किसके अंदर आएंगे? हमारी क्वांटिटेटिव के अंदर। तो इससे आगे हम बात करते हैं। देखो, ये दो वर्क थे। अब इसके जो टूल्स हैं, देखो आरबीआई के टूल्स, आरबीआई के जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखो, इंस्ट्रूमेंट या टूल्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आरबीआई के हथियार कौन कौन से हैं? आरबीआई के हथियार देखो, सबसे पहला हथियार देखो, सबसे पहला हथियार क्या हमारा? बैंक रेट। क्या है? बैंक रेट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हिंदी में बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा, बैंक रेट से ही आएगा। तो बैंक रेट देखो क्या होती है, समझते हैं आप इसको। क्या होती है बैंक रेट? जो भी अपने कॉमर्शियल छोटे बैंक है, शेड्यूल जो बैंक हैं, वो जाएंगे आरबीआई के पास क्या करने के लिए? लोन उठाने के लिए। और लोन कैसा उठाएंगे? देखो, पहली बात, लोन उठाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बैंक रेट पे कोई शेड्यूल कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक जो लोन लेने जाएगा बैंक रेट के ऊपर, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। और लॉन्ग टर्म कितना होता है? 1 ईयर से 3 ईयर के बीच होता है लॉन्ग टर्म का, ठीक है। और कौन जाएगा? कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक। कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक जाएगा आरबीआई के पास लोन उठाने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर से 3 ईयर के बीच मिलता है लॉन्ग टर्म का लोन। और कम से कम कितना रुपए मिलेगा? 500 करोड़ रुपए। और कौन जाएगा? कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक जाएंगे, ठीक है। और जिस दर पे उनको पैसा देगा, अब जिस दर पे उनको पैसा देगा वो क्या बोलते हैं? उसका वो बैंक दर बोलते हैं। अब फिलहाल की बात करें तो बैंक रेट अपनी कितनी है? 4.25, ठीक है। ये अपनी क्या है? फिलहाल की बैंक रेट है। आगे हम बात करेंगे अब देखो बैंक रेट क्या होती है, पहले समझो कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक इससे लोन लेने आएंगे, किससे? आरबीआई से।
और जिस दर पे उनको पैसा देगा, जिस दर पे उनको पैसा देगा वो क्या होते हैं अपने 3.25 3.25 है फिलहाल करंट की जो बैंक रेट बात करें तो 3.25 है। जिस बैंक रेट के ऊपर उनको पैसा देगा वो क्या हो जाएगा, बैंक रेट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे करते हैं सेकंड पे बात करेंगे अपन रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट क्या होती है समझो, जो भी कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक हैं वो जाएंगे आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म का लोन लेने के लिए। कौन सा? शॉर्ट टर्म का लोन। शॉर्ट टर्म मैक्सिमम होता है 90 डेज। क्या होता है? 90 डेज। और जिस रेट के ऊपर इनको वो देगा, अब फिलहाल की बात करें तो कितना है 3.35 है फिलहाल का, अगर रेपो रेट की बात करें। अब जिस हिसाब से कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक लोन लेके आएंगे किससे, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट के ऊपर, और जिस दर से जिस रेट से वो उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा तो क्या हो जाएगा हमारा रेपो रेट हो जाएगा। तो मेन पॉइंट कैसे, शॉर्ट टर्म उसमें लॉन्ग टर्म। इससे आगे वाला कौन सा अपना, इससे आगे वाला अपना रिवर्स रेपो रेट। कौन सा है? रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या सिस्टम है? रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या है, देखो बैंक रेट में शेड्यूल बैंक गए, रेपो रेट में भी कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक गए। अब रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई खुद जाएगा। क्या जाएगा? आरबीआई खुद जाएगा। किसके पास जाएगा? कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक के पास। वो उनसे जाके बोलेगा कि मुझे भी लोन चाहिए आपसे। और ये कब जाएगा? जब मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब देखो मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा क्यों आया, पहला कारण ये देखो, अगर आरबीआई ने बैंक रेट को अगर कम कर दिया, बैंक रेट को मान लो कम कर दिया, मान लो इसने पहले 3.25 थी, अब मान लो इसने 2 कर दिया, 2% कर दिया, तो फिर जो छोटे बैंक है वो जाएंगे आरबीआई के पास। अगर उन्हें लोन चाहिए था 500 करोड़ तो 1000 करोड़ उठाएंगे, मतलब पैसा ये फालतू उठाएंगे क्योंकि बैंक रेट बिल्कुल कम हो चुकी है। अगर यहाँ से पैसा उठाएंगे छोटे बैंक ले जाएंगे, और छोटे बैंक ले जाके उनको फिर वो लोगों को बांट देंगे, लोगों को बांट देंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा। पैसा ज्यादा आ जाएगा तो अपना मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रा के अंदर तेजी आ जाएगी। ठीक है, मुद्रा के अंदर तेजी आ जाएगी। और तेजी आने के कारण नुकसान क्या होगा अपना? नुकसान क्या होगा देखो, जो चीज 5 रुपए की मिल रही थी वही चीज 20 रुपए की मिलने लग जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया। ठीक है, पैसा आ गया तो इसमें इनमें गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मान लो अब कुछ भी पेन लगा लो, पेन अगर 5 रुपए का मिल रहा है, इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रा में स्फीति आ गई, मुद्रा में तेजी आ गई, तो वही पेन अगर 15 रुपए का आ जाएगा तो फिर तो मतलब डिमांड ही पिट जाएगी ना। तो उसी मार्केट के लेवल को ये लेवल करता है, इन्फ्लेशन को लेवल में लेके आता है कौन? आरबीआई। फिर आरबीआई वापिस जाएगा इसी रेट के ऊपर किसके पास से? कॉमर्शियल शेड्यूल बैंकों के पास। इनसे फिर ये लोन उठाएगा कौन? आरबीआई उठाएगा, और इनसे लोन लेके और अपने पास पैसा लेके फिर इस बैंक रेट को ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मान लो फिर 4% कर देगा, और इस 4% करने के कारण फिर मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये होती है अपनी रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई जाता है इसमें खुद इनके पास। और फिलहाल की बात करें तो 3.35 है क्या? रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट भी कितनी है? 3.35 है। ठीक है, इससे आगे हम क्या बात करेंगे? इससे आगे हम बात करेंगे CRR की, कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित कोष। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो अपने कॉमर्शियल जो छोटे बैंक हैं
कॉमर्शियल जो बैंक हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक उनके पास जो पैसे हैं, ठीक है, उनके पास जितने भी अगर पैसे हैं, मान लो इन बैंकों के पास यहाँ पे कुछ कोई बैंक उठा लिया, हम उठा लिया पीएनबी उठा लिया, ठीक है, पीएनबी के पास 1000 बंदे जाते हैं पैसा जमा करवाने के लिए, 1000 बंदों ने पैसे जमा करवा दिए 50 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 50 लाख रुपए किसके पास जमा करवा दिए? पीएनबी के पास। जमा करवाने 1000 आए थे, पर ये नहीं हो सकता कि 1000 के 1000 ही निकलवाने आ जाएंगे, ठीक है। पर क्या पता ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ भी जाए तो क्या करेंगे, जो पीएनबी के पास जो कोष बचा हुआ है, कैश रिजर्व है, उसका कुछ परसेंट हिस्सा किसके पास जमा कर देंगे? आरबीआई के पास जमा कर देंगे। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये हर रोज इनको ट्रांसफर करना होता है किसके पास? आरबीआई के पास, क्योंकि इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ जाए। क्या ना आ जाए? फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर आ जाए तो फिर इनके पास जो कोष बचा हुआ है, इन्होंने जो जमा करवा रखा है, वो एकदम से इनसे ले लेंगे और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये होती है हमारी कैश रिजर्व रेशियो। और शायद कैश रिजर्व रेशियो कितनी है हमारी? सीआरआर फिलहाल की बात करें करंट की तो कितनी है? 4% है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एसएलआर की, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी अपने कॉमर्शियल बैंक हैं, वो जो उनके पास जो कैश रिजर्व है, जो भी कैश रिजर्व है, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे। क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे, ठीक है। देखो सीआरआर के अंदर अपना कुछ हिस्सा किसको देंगे? आरबीआई को देंगे। पर एसएलआर के अंदर वो थोड़ा हिस्सा अपने जो कैश रिजर्व रख रखा है, मान लो 50 लाख रुपए है, उसका कुछ हिस्सा चाहे गोल्ड के रूप में हो चाहे कैश के रूप में हो, किसके पास रखेंगे? वो अपने पास रखेंगे, रिजर्व सेफ रखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई ना आ जाए, ठीक है। ये थे आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट। इसकी रेट जो होती है बैंकों की, आरबीआई बैंक की रेट थी, ठीक है। तो ये रेट थी हमारी। अब देखो, अब हम बात करते हैं टोटल नेशनलाइज्ड बैंक कितने अपने? राष्ट्रीयकृत बैंक कितने? राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? 12 है, 12, ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन यहां से निकलेगा। देखो टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइजेशंस ऑफ बैंक्स, टोटल नंबर नेशनलाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक्स, कितनी बार हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? कितनी बार हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? देखो पहला कब हुआ था? बात करते हैं पहले की, कब हुआ था? 1949 को। किसका हुआ था? आरबीआई का हुआ था, ठीक है। और इंपीरियल बैंक से हुआ था इसका नेशनलाइजेशन, इंपीरियल बैंक से ही बना था हमारा आरबीआई। उसके बाद हम बात करते हैं 1955 को। 1955 को किसका हुआ था? एसबीआई का हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं 1969 को, किसका हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969
9 का हुआ था, और जो 6 बैंकों का हुआ था वो 1980 को हुआ था। ये क्या थे हमारे, ये टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक। तो इतनी बार हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। 1949 को आरबीआई का हुआ था, 1955 को एसबीआई का हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड 1969 को 14 बैंकों का हुआ था, एंड 1980 को क्या हुआ था हमारा, 6 बैंकों का हुआ था। अब देखो बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई जो अपना एसबीआई बैंक है, ये सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि इसकी बैंकिंग सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है फिलहाल भारत के अंदर। तो सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम किसका है, एसबीआई का, पहले नंबर के ऊपर। दूसरी में बात करते हैं किसका है, पीएनबी का है। तीसरी में बात करते हैं किसका है, आईसीआईसीआई का। ठीक है, तो एसबीआई की फॉर्म क्या होती है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पीएनबी क्या होती है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आईसीआई क्या होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म तो बहुत बड़ी है, थोड़ी सी याद नहीं है मेरे को। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1955 को हुई थी। पीएनबी कब हुई थी, 1894 को हुई थी, और आईसीआईसी क्या हुई थी, 1994 को हुई थी। ठीक है, ये थे हमारे 3 सबसे बड़े बैंक फिलहाल जो भारत के अंदर, इनका बैंक सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में है, और आईसीआईसी का कहाँ पे है, वडोदरा में। कहाँ पे है, वडोदरा, गुजरात। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी, कौन सा बैंक रहेगा अपना, कैनरा बैंक रहेगा। कैनरा बैंक कब हुआ था, कैनरा बैंक 1906 के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, बेंगलुरु में। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल प्राइवेट बैंक की। एक बैंक और अपना देखो, एक्सिस बैंक देखो। एक्सिस बैंक की अपना स्थापना कब हुई थी, टोटल प्राइवेट बैंक के साथ लिख देता हूँ, टोटल प्राइवेट बैंक एंड टोटल गवर्नमेंट। नाइनटीन 1993 को हुई थी सब। इसकी एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1993 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अहमदाबाद में। कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। टोटल प्राइवेट बैंक की बात करते कितने हैं, 20 है। टोटल गवर्नमेंट बैंक कितने अपने, 12 है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक कब बना था, 1993 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। टोटल प्राइवेट बैंक कितने अपने, 20 है। टोटल गवर्नमेंट बैंक कितने अपने, 12 है। तो आज ये था हमारा बैंकिंग सिस्टम था। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इतना ही था हमारा। इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत निकल आएंगे, क्योंकि आरबीआई के सारे फंक्शंस, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी जो हमारी रेट थी, बैंक रेट थी, वो सारी हमने इसके अंदर कवर की। और जो भी इम्पोर्टेंट बैंक थे उनकी डेट की हमने, कि कब वो स्टेबलाइज हुए थे, उनके हेडक्वार्टर कर लिए। बैंकिंग सिस्टम से बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन जाएंगे नहीं बाहर। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी हमारी, और आपको समझ में भी आ रहा होगा बहुत अच्छा। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे जो बेल आइकन है हमारे जो यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसको बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी इसका नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहे। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।